देखो है, चलो बेटा चलो जरा देखो ज़्यादा से, वो बता दूँ वही कटा हुआ पार्ट। तो बेटा आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम बात कर रहे हैं बेटा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन। अब समझो भाई कैसे। देखिए बेटा हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ये, और एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर रहा है जिसके पास कुछ वेलोसिटी है। मैंने कहा ये चार्ज पार्टिकल है और ये अंदर मोशन करना चाहता है v वेलोसिटी से। चार्ज पार्टिकल है प्लस q, चार्ज पार्टिकल कितना है प्लस q। ठीक है, इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, कितनी इसकी वेलोसिटी होगी वगैरह वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो आपने ये तो पढ़ा ही है कि जब भी चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो इस पर लगता है एक फोर्स। तो आप बोलोगे कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है बेटा, लॉरेंट्ज फोर्स, है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना होता है बेटा, क्यू वी पी, ये तो होता है क्यू वी वी। अच्छा दूसरा फोर्स कौन सा लगता है इसमें, जब भी ये आगे बढ़ेगा तो भाई होगा क्या, धीरे धीरे इसका जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, सर्कुलर। क्लियर है। तो देखो आपको बताया कि भाई व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves in a magnetic field, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करेगा ये, तो इस पर लगेगा भाई एक और फोर्स। कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा लगेगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुई बात बेटा। हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर हैं, जैसा कि हर बार हम लोग लगाते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड। तो आप बोलेंगे एफ सी इज इक्वल टू कितना, एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। किसके बराबर हो जाएगा भाई, क्यू वी। इससे ये कैंसिल, तो आर की वैल्यू हो जाएगी एम वी अपॉन क्यू वी, एम वी अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी अपॉन क्यू वी। तो देखिए जरा आपके पास आर की वैल्यू आ गई है एम वी अपॉन में क्यू वी। अगर आपसे बोला जाएगा टोटल टाइम कितना लगेगा एक सर्कुलर, एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, तो आपने बोला भाई टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब 2 पाई आर। स्पीड के लिए क्या लगाएंगे, तो t इक्वल टू 2 पाई आर की जगह पर एम वी अपॉन में क्यू वी, अपॉन में यहाँ पर v से v। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई m अपॉन में क्यू वी। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब जब ये पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप बोलेंगे भाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, म्यू इक्वल टू कितना आएगा 1/t। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 पाई m, और नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो बेटा फ्रीक्वेंसी हो गई क्यू बी बाय 2 पाई। क्या ये बात समझ में आ रही है, फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ रही है, सिंपल है। इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल पाओगे, कितनी एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा इसके अंदर। तो देखिए बेटा आपने अभी आर की वैल्यू पढ़ी थी, कितनी निकली थी, एम वी अपॉन में क्यू बी। तो बेटे वी की वैल्यू कितनी है, क्यू बी आर अपॉन, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एम वी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/2 एम वी की जगह पर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई, इससे ये कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल आएगी आपके पास 1/2। कितना आएगा बेटा 1/2 के साथ में, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी निकल आएगी एक चार्ज पार्टिकल की जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। क्लियर हो रही बात बेटे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भाई, ये तो बात हमारी क्लियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बेटा कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी
चार्ज पार्टिकल की जगह अगर हम बोलते हैं कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। देखना जरा, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, हमारे पास क्या है बेटा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। जरा बताना, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया है कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर यदि मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ये मोशन कर रहा है, इधर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर जिसका लेंथ है L, ठीक है। तो आपको पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू Q, और आप क्या लिख सकते हैं इसको, V क्रॉस B, ऐसे लिखते हो बेटा, फोर्स को कैसे लिखते हो, क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे लिखते हो। हाँ, अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है अंदर तो क्यू की जगह पर हम क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस का ई, यहाँ क्या हो जाएगा वी क्रॉस बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही बेटा। यदि मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी, तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस तक चल रहा है, एल डिस्टेंस तक चल रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में उसको टाइम लगेगा टी, तो भाई वेलोसिटी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब जो डिस्टेंस, जो लेंथ कवर करेगा ये डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो जाएगा, टाइम। तो वी की जगह पर क्या लगा सकते हैं, एल बाई टी। तो यहां मैंने लगा दिया, देखो एफ इज इक्वल टू माइनस का ई, और यहाँ हो जाएगा एल, और साथ में बेटा बी, और अपॉन में क्या आ गया, टी। बेटा जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको ई, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम से क्या निकल के आएगा आपके पास वैल्यू, करंट की वैल्यू। भाई चार्ज अपॉन टाइम क्या बनाता है, करंट। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी आई, साथ में एल क्रॉस बी। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप इसको वेक्टर हटा देते हैं इसका तो क्या बन जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। भाई ए क्रॉस बी को आप क्या लगाते हैं, ए बी साइन थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा आई बी एल साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिंपल कहानी है, ठीक है भाई। तो हमारे पास एक और फोर्स निकल कर क्या रही है, यदि एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी बी आई एल साइन थीटा। ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90, मतलब फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बी आई एल। कितनी हो जाएगी बेटा फोर्स की वैल्यू, बी आई एल। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आ रही है कि भाई हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दो पैरेलल वायर्स हैं, ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन दी करंट कैरिंग टू पैरेलल वायर्स। तो जरा देखिए बेटा, हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं, हमारे पास क्या है बेटा, दो पैरेलल वायर्स हैं, और इनमें हम देखेंगे भाई कि कितना फोर्स लगेगा एक दूसरे पर, ठीक है। तो देखिए जरा, थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लैक ले लेते हैं, चलो। तो हम बात कर रहे हैं भाई फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, पैरेलल, दो पैरेलल वायर्स हैं, उस पे हम देख रहे हैं फोर्स। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो दो वायर्स हैं, पहला वायर ये है, इसका करंट है I1, और ये दूसरा वाला वायर है, इससे निकलने वाला करंट है I2। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक का करंट है I1, एक में करंट जा रहा है I2, ठीक है। अब जरा देखो, हम इसमें एक, मैंने आपसे कहा सबसे पहले ये जो वायर है पहला वाला, इसको नाम मैंने दे दिया है 1, इसको नाम दे दिया है 2। अगर आपसे बोला जाए कि इन दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों के बीच की दूरी बराबर रही है हर जगह से। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है मैंने, कोई पॉइंट मान लिया है P, इस पॉइंट पर सिर्फ खाली आप एक काम कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो पहले वाले वायर के कारण, इस वाले वायर को भूल जाओ, बस खाली पॉइंट P को याद रखो। मैं आपसे कह रहा हूं पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, इतना बता दो बस। देखो हम यही तो बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट
किसके कारण? ड्यू टू वायर 1। पहले वाले वायर जो है पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा? आपने फॉर्मूला बोला भाई B1 फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाय डिस्टेंस कितनी है, याद आ रहा है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। अगर इसका मतलब यहां पर इस वाले वायर पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई आर। क्लियर हो रही बात बेटा? यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ। अच्छा, यही बात अगर मैं अब आपसे बोलूं कि काम करो कि आप फर्स्ट वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अब आप ये भूल जाओ बस अभी इस वाले पार्ट को, बस आप खाली करंट को ध्यान दो। यहां पर आपने एक पॉइंट मान लिया है, कोई पॉइंट का नाम दे दिया आपने Q। इस Q पॉइंट पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा सेकंड वाले वायर के कारण। तो आपने कहा कि भाई हमने रूल पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल, जिसमें करंट यदि ऊपर जा रहा है तो इधर क्या जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? बाहर की ओर, दैट इज कॉल्ड B2। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा B2 का? तो आप कहेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट कितना है इसका? 2I2, और डिस्टेंस कितनी है? क्या ये बात समझ में आ रही है? 2I2 बाई, ये बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ पॉइंट P पर या वायर 2 पर कितना फोर्स लगेगा, वायर 2 पर कितना फोर्स लगेगा, तो मैं यहां बोल रहा हूं भाई देखो, फोर्स ऑन वायर 2 किसके कारण? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। भाई इस पर मैग्नेटिक फील्ड कौन लगा रहा है? पहला वाला वायर लगा रहा है। कौन लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड? पहला वाला वायर लगा रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फोर्स निकालिए, तो आप क्या कहेंगे भाई फोर्स के लिए? F2। फॉर्मूला क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड किसका? पहले वाले वायर का। भाई फॉर्मूला तो BIL होगा ना, तो B पहले वाले का, करंट किसका? दूसरे वाले का। लेंथ कितनी रहेगी? सेम L। पूरी की लेंथ कितनी रहेगी? L। तो बेटा ये आ गया किसके लिए? F2 के लिए, ये दूसरे वाले वायर पे लगने वाला फोर्स। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे ही कि फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2, दूसरे वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो आप क्या बोलेंगे? F1। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? B2। भाई दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड ही तो लग रहा है इस पर, पहले वाले वायर पर। करंट तो पहले वाले वायर का खुद है ही, और इसका की वैल्यू कितनी होगी? क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और बताओ, यहां पर वैल्यू देखना जरा, B2 की वैल्यू कितनी, B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाई कितनी वैल्यू है? 2I1 बाय, साथ में क्या बच रहा है? L को अपॉन में ले आओ, जरा L को अपॉन में लेकर के आओ, वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? L को जब आप अपॉन में लेके आओगे तो वैल्यू बचेगी, देखो F2 बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? F2 समझ में आ रहा है? अब सेम अगर आप F1 में निकालते हैं तो F1 इज इक्वल टू B2 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I2 बाय R, साथ में क्या बच रहा है? I1 इंटू L को अपॉन में लेकर के आओ, तो वैल्यू क्या बच रही है बेटा यहाँ पर? F1 बाय L म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में 2I1 I2 बाय R। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? देखो दोनों की फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब दोनों ही एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे। दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे बेटा? बराबर फोर्स लगाएंगे। क्लियर हुई बात बेटा? तो आप इसको बोल सकते हैं F बाय L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाय R। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, क्लियर है, सिंपल है बेटा? हाँ, समझ में आ रहा है बेटा आपको बेटा लोग? ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे फोर्स के डायरेक्शन निकालने दोनों में, तो आपको कौन सा रूल पता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर साइड में। फोर्स इस साइड लग रहा है, तो आपके पास फोर्स का ये डायरेक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड F2। ये हो गया। ऐसे ही देखो इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर की तरफ, मेरी तरफ। तो फोर्स कैसा जाएगा? इधर की तरफ, दैट इज F1। तो आपको ध्यान देखो कि देखो करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स का नेचर कैसा है? सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है,
भाई सेम डायरेक्शन में करंट है भाई, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा है भाई, कैसी आ रही फोर्स बेटा, अट्रैक्टिव। कैसी जा रही है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स कैसी है बेटा, अट्रैक्टिव, है ना। यदि करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता, बाहर की तरफ, तो क्या बोलते हैं उसको हम, रिपल्सिव। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। यदि सेम डायरेक्शन में करंट जाएंगे, चाहे वो ऊपर ऊपर जाए चाहे वो नीचे नीचे जाए, फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अट्रैक्टिव। कैसा होगा, लेकिन अगर अपोजिट जाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन होगा रिपल्सिव। क्लियर हो रही बात बेटा। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये जरूर तैयार करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन करके बताइए 1 एम्पियर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म 1 एम्पियर बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम लोग 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको इतनी सी बात समझनी है कि जब भी आपके फोर्स की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो जाए, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो जाए, तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा भाई, अगर आपने दो वायर्स को एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखा है और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है, तो करंट की वैल्यू अपने आप कितनी बन जाएगी, 1 एम्पियर। क्या कहलाएगी बेटा वो, 1 एम्पियर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जब फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी लगने लगे, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लगने लगे, और डिस्टेंस दोनों वायर के बीच में कितनी हो, 1 मीटर, तो सीधी सी बात है करंट कितना बन जाएगा, 1 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बेटा बात टॉर्क। दो हमारे पास एक कॉइल रखा हुआ है और उसको हमने भाई मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। कॉइल को कहाँ रख दिया भाई, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, और वो आपसे कहता है कि भाई उस कॉइल का कैलकुलेट करके बताओ टॉर्क, उस पर टॉर्क कितना लगेगा। भाई कोई भी कॉइल यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर टॉर्क लगेगा, लेकिन वो कॉइल कैसा होना चाहिए, करंट वाला कॉइल होना चाहिए, उसके पास पहले से करंट होना चाहिए उस कॉइल पर, करंट कैरिंग कॉइल चाहिए हमको। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये एक मैग्नेटिक फील्ड को मैं दर्शा रहा हूं, साथ में देखो बेटा मेरे पास अंदर क्या है, इसके अंदर बेटा क्या है, ये कॉइल है। ये क्या है बेटा, एक, क्या बात समझ में आई बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी साइड दे रखी है ए बी सी और डी। क्लियर हुई बात बेटा। हाँ, यदि करंट इसमें आई जाएगा तो यहां भी करंट आई जाएगा, यहां भी करंट आई जाएगा। अब देखो ध्यान से एक बात आपको समझ में आई, देखो करंट इधर जा रहा है, उसमें उधर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट चल रहा है, तो फोर्स कैसा होगा दोनों का, रिपल्सिव। एक डायरेक्शन में नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो फोर्स कहां पर है, अंदर। फोर्स कहां पर जा रहा है बेटा, इसमें अंदर जा रहा है। तो यदि इसमें फोर्स अंदर जा रहा है, यहां पर इस जगह फोर्स कहां जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ, ये F1, तो इधर फोर्स कैसा जाएगा, बाहर की ओर। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एक बराबर हैं तो कंफर्म बात है कि इन पर क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा बेटा, क्योंकि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है तो उसके पास आसानी से टॉर्क लग सकता है, क्योंकि देखो इसकी लेंथ कितनी मैंने कंसीडर कर ली है L, इसकी जो बेटा साइड है इसको मैंने क्या नाम दे दिया है B। तो बेटा फोर्स कितनी लगेगी, अगर आप ए बी वाली साइड पर फोर्स देखोगे तो फोर्स का फॉर्मूला कितना लगेगा, बी आई, और करंट आई है, लेंथ कितनी है L। अब क्योंकि परपेंडिकुलर रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखो वायर तो ऐसे सीधे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर रखा, तो एंगल कितना बन रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसीलिए मैंने खाली बी आई लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। अब मुझे टॉर्क निकालना है, टॉर्क के लिए मुझे चाहिए क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या चाहिए बेटा, तो ये मैंने इस वाले पार्ट को यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसको नाम दे दिया बी सी और इसको नाम दे दिया ई। एंगल यहाँ कहीं बन रहा है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया है थीटा। क्या नाम दे दिया है, चाहे तो थीटा बोल दो चाहे इसको बोल दो आप फाई, काम कर लेते फाई बोल देते, ठीक है। मुझे निकालना है भाई टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो बीई जो है वो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपने कहा भाई टॉर्क फोर्स की वैल्यू कितनी है बी आई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बीई। बीई को क्या माना है बेटा हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। और रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे, मतलब जो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे समझ लो कि मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो मेरे पास ये है, ठीक, ये सामने से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर लेना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को इमेजिन करके चलूंगा। अभी देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना। अभी अगर मैंने ऐसे रख दिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहां लेना पड़ेगा ना मेरे को, बात समझ में आ रही बेटा। तो देखो ऐसे ही मैंने यहां पर कहा आपसे कि ये बीई क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आपने ट्राइंगल लिया ये वाला, बीई की वैल्यू निकालने के लिए आपने कहा साइन फाई, परपेंडिकुलर है बीई और हाइपोटेनियस है बेटा ये कितना है बी, तो बीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी साइन फाई। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, बी की वैल्यू कितनी आ रही है बी साइन फाई, बस ये वैल्यू डायरेक्ट लगानी है आपको। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई बी आई एल इंटू बी साइन फाई। बेटा एल इंटू बी क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या हो जाएगा एरिया, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का क्या बन जाएगा एरिया। तो टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी बी आई ए और साथ में साइन फाई। अगर मान लेते हैं ये बहुत सारे टर्न्स होते, कॉइल एक बार नहीं लगी होती हमने क्या जैसे एक लूप ले रखी है ऐसी बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल ले रखी होती, तो इसीलिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाता नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन आई ए बी साइन फाई। याद रहेगा बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम बहुत सारी कॉइल्स होती मतलब एक एन नंबर ऑफ टर्न्स होते उसके तो तब भी हाँ बी आई ए लग जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दे रखें तो क्या लग जाएगा एन आई ए बी साइन फाई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिंपल है। मैक्सिमम टॉर्क आपको समझ में ही आ रहा है कब बनेगा, जब वो 90 डिग्री के एंगल पर होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसमें, बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है आने में। नाम क्या है बेटा इसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इतना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है आने के, मतलब ये मान के चलना कि 60 और 40 का चांस है, हो सकता है 40% ना आए लेकिन 60% मेरी तरफ से ये कि अभी पक्का आएगा ही, और हो सकता है ये और बढ़ जाए इसका परसेंटेज। मतलब ये यदि ये आया नहीं तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या है, सिर्फ खाली डिटेक्ट करना करंट को। इट इज अ डिवाइस विच इज ओनली यूज्ड टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। ये बताता है कि करंट सर्किट में है या नहीं, उसकी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, ये करंट की वैल्यू को मेजर नहीं करता, क्या करता है, खाली बताता है, प्रेजेंस बताता है कि करंट है या नहीं। इसीलिए इसका एक और भी नाम है क्या, डेड बीट गैल्वेन, इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है और ये है क्या, ये बिल्कुल अभी इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है कि यदि एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। करंट कैरिंग कॉइल यदि किस पे लगी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। बस इसी प्रिंसिपल पर ये काम कर रहा है और इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है बिल्कुल। तो देखो जरा पहले इसको, इसका डायग्राम देखो जरा किस तरीके से बनता है। तो ये मेरे पास एक मूविंग कॉइल, इधर नहीं बना रहा, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, ऊपर बन जाएगा। ठीक है, देखो ये मेरे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ये पहले तुम्हारे नोट्स में तो बना ही होगा, इसमें तो बना नहीं है ये बेटा। देखो ये इसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल ले लिया इधर, ऐसे इसके अंदर एक ले लेंगे बेटा हम, अंदर लगाएंगे, लेंगे एक सिलेंड्रिकल आर्मेचर। अंदर क्या लिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल आर्मेचर। इसके ऊपर भाई बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स लगा रखे हैं हमने कॉपर वायर के। और ये जब इस तरीके से सिलेंडर के ऊपर अगर आपने इसको वर्टिकली कॉपर को ऐसे लपेटा हुआ है तो वो एक टर्न्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रेक्टेंगुलर। कैसे बनेंगे, यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग कांस्टेंट से इसको जोड़ दिया है, स्प्रिंग से जोड़ दिया है यहाँ पर, इसको यहाँ लगा दिया है बेटा टर्मिनल T1, और ऐसे ही
यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर बेटा इसकी रीडिंग्स हैं, यहाँ लगा दिया है भाई हमने क्या, एक कॉनकेव मिरर बीच में लगा दिया कॉनकेव मिरर, और यहाँ जोड़ दिया है क्या, एक सेकेंड, यहाँ क्या जोड़ दिया भाई इसको, टर्मिनल T1 से, ये T1 T2 टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है भाई, यहाँ बीच में कहीं लेवलिंग स्क्रूज भी लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लेवलिंग स्क्रू लगे हैं। अब करता कैसे काम समझो, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया है, सिलेंड्रिकल आर्मेचर इस्तेमाल किया है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोर ले लिया हमने और उसके ऊपर रेक्टेंगुलर आर्मेचर लगा दिया गया है, नीचे लगा दिया है एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगा दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। ठीक है भाई, साथ में लगा दिया है T1 और T2 दो टर्मिनल से जोड़ दिया है इसको। अब हुआ क्या, जैसे ही करंट टर्मिनल T1 से एंटर हो गया कॉइल के अंदर, अब क्योंकि कॉइल रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसके अंदर क्या लगेगा, टॉर्क। कौन सा टॉर्क लगेगा, कौन सा टॉर्क लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन सा लगेगा, क्योंकि कॉइल घूमेगी तो ऊपर की जो निडल है वो भी ऐसे रोटेट करेगी। गैल्वेनोमीटर के अंदर काम ही यही होता है, जैसे ही कॉइल घूमती है वो क्या होता है, अपनी जगह पर रोटेट होता है, तो जैसे ही वो रोटेट होगा आपको एक रीडिंग मिल जाएगी। तो मतलब जो टॉर्क लग रहा है वो कौन सा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वो फॉर्मूला क्या लगेगा, NIAB साइन थीटा, NIAB साइन। लेकिन एक बात और समझो, जो ये एंगल है साइन थीटा या साइन फाई जो लेते हैं हम, फाई लेते हैं, ये एंगल मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि जो ये कॉइल रखी है ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हर बार एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू क्या लग जाएगी बेटा, 90। तो इसमें लिखा है देखो, थीटा इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। तो टॉर्क कितना लगेगा, NIAB। अब दूसरा, टॉर्क लगाने के बाद अब मान लो आपने करंट हटा दिया, करंट टर्मिनल T1 T2 से हटा दिया, तो अब कॉइल को वापस भी तो जाना पड़ेगा अपनी जगह पर। वापस कौन लेके जाएगा, वापस लेके जाएगी ये स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग के पास कौन सा टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क। कौन सा बेटा, ये इसको वापस से अपनी जगह पर वापस ले जाएगी, और टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये डिफ्लेक्शन एंगल के। ये कौन सा एंगल है बेटा, डिफ्लेक्शन एंगल। भाई जैसे ही डिफ्लेक्शन एंगल बना तो भाई इसमें क्या लगने लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। मतलब ये इसको वापस से इसको इनिशियल पोजीशन पर लेके आएगा। जैसे कि आपने करंट देते हो, या आपके स्पीडोमीटर में, स्पीडोमीटर देखा है, बाइक में स्पीडोमीटर होता है, आप रेस देते हो उसकी रीडिंग बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आपकी रेस बंद होती है, स्पीड कम होती है, तो वो वापस क्यों आ जाती है अपनी जगह, क्योंकि अंदर एक स्प्रिंग लगी होगी जो कि उसको वापस से जीरो लेकर के आती है। क्लियर हुई बात बेटा। सेम गैल्वेनोमीटर में भी ऐसे होता है कि यदि आपने करंट दिया उसको तो क्या होगा, रोटेट होता है वो, और करंट जैसे ही उसने आपने हटा लिया वापस अपनी जगह पर आना चाहता है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग उसको वापस लेकर के आता है। तो देखो दो टॉर्क लग गए, एक तो लग गया डिफ्लेक्टिंग, दूसरा लग गया, तो आपने बोला भाई देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरे के आमने सामने है, तो NIAB किसके बराबर है, के अल्फा के। तो आई की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, के अपॉन NAB इंटू अल्फा। के जो है के अपॉन NAB, ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, इनमें से हम कुछ भी बदल नहीं सकते, ये पहले से फिक्स वैल्यू है। पहले से क्या है बेटा, ये फिक्स वैल्यू है। इसको हमने नाम दे दिया है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या नाम दिया बेटा इसको हमने, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G इक्वल टू के अपॉन NAB बन जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा, ये फिक्स वैल्यू है। तो बेटा आपके पास जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, I इक्वल टू G अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, I इक्वल टू G अल्फा, सिंपल है। अब देखिए जरा, अब देखो जब भी आप गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के पास होती है उसकी सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर के पास क्या होता है बेटा, उसकी सेंसिटिविटी। दो तरीके की सेंसिटिविटी है, दो तरीके से वो सेंसिटिव बनेगा। पहला, उसके अंदर एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए करंट वाली, कि करंट आपने कम दिया लेकिन फिर भी वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो वो करंट सेंसिटिव कहलाएगा। आपने वोल्टेज कम दी और वो ज्यादा मतलब जल्दी से डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो क्या हो गया, वो वोल्टेज सेंसिटिव हो गया। कहने का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देने पर या स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज देने पर यदि गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है तो वो कहलाएगा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। क्या कहलाएगा बेटा वो। तो दो तरीके के सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, कौन कौन से, करंट सेंसिटिव और दूसरे। तो करंट सेंसिटिव की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा आपके पास, करंट सेंसिटिविटी के लिए डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट। तो IS करंट सेंसिटिव, डिफ्लेक्शन कितना है अल्फा, करंट के लिए कितना आएगा, तो IS। इसके लिए क्या लगाओगे बेटा आप, अल्फा की जगह छोड़ोगे इसकी जगह पर
जी अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो करंट सेंसिटिविटी निकल करके आएगी 1/जी आएगा। जी की वैल्यू कितनी है, के अपॉन एन ए बी, तो ऊपर हो जाएगा एन ए बी अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही सिंपल बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी है, अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर वोल्टेज सेंसिटिव होगा तो वो ज्यादा जल्दी डिफ्लेक्शन दिखाएगा एक कम से कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज पर। तो आप वैल्यू आप इसके लिए भी बोल दोगे वी एस इज इक्वल टू एल्फा अपॉन, तो बेटे अल्फा, अल्फा क्या है बेटा इसमें, रिफ्लेक्शन एंगल, इसकी जगह पर आप आई इंटू बेटे वी एस, अब आई की जगह पर आप क्या लगा सकते हो, जी अल्फा, और यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो वी एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 बाय, और जी की वैल्यू तो अभी आपको पता ही है कितनी है, एन ए बी अपॉन में के, और साथ में ये क्या निकल के आ गया बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। याद रखना बेटा, अगर आपको ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए, आपको जल्दी डिफ्लेक्शन चाहिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। भाई जितना ज्यादा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन बनेंगे उसमें। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज। भाई आपको सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का अगर आपको एंगल ज्यादा बढ़ाना है तो ये सारी वैल्यू आपको होनी चाहिए, क्या, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होनी चाहिए, ए बी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए उस गैल्वेनोमीटर का, ठीक है भाई। के बढ़ेगा तो आर नहीं बढ़ रहा है, के बढ़ेगा तो क्या होगा, के को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा। के की वैल्यू स्मॉल रहेगी तो अपने आप वैल्यू किसकी बढ़ जाएगी, किसकी बढ़ जाएगी, अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात बेटा। नेक्स्ट आता है भाई कन्वर्जन। देखो दो तरीके के कन्वर्जन है। पहला है भाई, पहला कन्वर्जन कौन सा है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, याद करनी है तुम्हें, समझ लो। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, दूसरा गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। तो पहले मैंने बोला कि मुझे कन्वर्ट करना है एमीटर में, किसमें करना है, तो जब भी एमीटर में कन्वर्ट करना हो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर खुद ही एक ऐसी डिवाइस है जिसके पास रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो पैरेलल में जब भी हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाता है, एक एमीटर के जैसा फंक्शन करने लगता है। अब देखो आपने इसको करंट दिया था आई, तो ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया वो आई जी हो गया, और जो शंट रेजिस्टेंस में करंट गया वो कितना हो जाएगा, आई माइनस का। तो आपके हिसाब से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों की वोल्टेज बराबर है, लगे तो इसी वैल्यू से लगे हुए हैं दोनों। तो आपने बोला देखो भाई आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू, तो बेटे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बोलेंगे आप, आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा। दूसरा, अच्छा एक बात और याद रखना, अगर आपको एक आइडियल एमीटर बनाना है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, एक आइडियल एमीटर बनाना है जो कि ज्यादा से ज्यादा करंट को मेजर कर पाए, तो आप उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। एमीटर का काम क्या है, करंट मेजर करना, सिंपल। तो जब करंट मेजर करना उसका काम है, तो अगर मैं उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा डाल दूंगा तो क्या वो करंट मेजर कर पाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी उसकी, जीरो। कितनी रखनी पड़ेगी, तो एक आइडियल एमीटर के लिए मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन है भाई वोल्टमीटर, दूसरी क्या है बेटा, वोल्टमीटर। मुझे भाई वोल्टमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, एक वोल्टमीटर बनाना है। तो भाई देखो मैंने कहा ये गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में भाई मुझे इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही तो बढ़ाना है। तो जब गैल्वेनोमीटर का हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा बेटा, वोल्टमीटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने कहा भाई ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, वोल्टमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें से जो करंट निकला वो है आई, पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा। यहां पर भी वोल्टेज कितने हो जाएंगे, वीजी, यहां पर वोल्टेज कितने हो जाएंगे, वी आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसके विभिन्न वोल्टेज कितने हैं, तो आप कहेंगे कि टोटल वोल्टेज कितने हो जाएंगे,
वी जी प्लस का वी आर। बेटे V इज इक्वल टू कितना बोलोगे, आई इंटू जी, जी इज दी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और इसके लिए I इंटू आर। कॉमन निकाल लेंगे आप, I क्या बचेगा, G प्लस आर। तो बेटे अपॉन में लेकर क्या आएंगे वैल्यू, कितना आएगा, V बाय आई इक्वल टू जी प्लस, तो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ दी, जो आपने रेजिस्टेंस इसके अंदर इंक्लूड करी है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई V अपॉन आई माइनस जी। अच्छा, एक वोल्ट मीटर बनाना है मुझे, तो गैल मतलब उस वोल्ट मीटर की आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए मेरे पास, इनफिनाइट। कितनी होनी चाहिए भाई, आप जितनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा आइडियल बन जाएगा। बात समझ में, बट क्लियर हो रही है बात, क्लियर है, ठीक है बेटा, यहाँ तक रिवाइज करना है, कल टेस्ट है आपका, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।